Unacademy. Let's crack it. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? डायरेक्शन खत्म हो गया था। टाइटल डालिए फिर। कूट भाषा। कोडिंग डिकोडिंग। कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। सिंपल टॉपिक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 21, 22, 23 में सवाल आए हैं और इस कारण से सवाल आने की और भी पॉसिबिलिटी रहेगी। 3 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के सवाल। एक होते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन, जो यूपीएससी बिल्कुल भी नहीं पूछती, लेकिन हम फिर भी देखेंगे। नंबर एंड अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग। संख्या और अक्षर कूट भाषा। आव्यू, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यू कहते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब हम कहेंगे बेसिक टॉपिक है। नवोदय जैसी एग्जाम अगर आपने कभी तैयारी की या दी हो तो आपको इसके क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। नवोदय हुआ या फिर रेलवे की जो एग्जाम होती है, जनरल मेंटल एबिलिटी में कॉमन टॉपिक है। तो सबसे पहले लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में भी हम 2 टाइप के सवालों को देखेंगे। प्रतिस्थापन, पहला प्रश्न लिखिए। इफ स्काई इज कॉल्ड स्टार, यदि आकाश को तारे कहें। इफ स्काई इज कॉल्ड स्टार, स्टार इज कॉल्ड क्लाउड, तारों को बादल कहे। आकाश को तारे कहे, तारों को बादल कहे। क्लाउड इज कॉल्ड अर्थ, बादल को पृथ्वी कहे। क्लाउड इज कॉल्ड अर्थ, बादल को पृथ्वी कहे। अर्थ इज कॉल्ड ट्री, पृथ्वी को पेड़ कहे। अर्थ इज कॉल्ड ट्री, पृथ्वी को पेड़ कहें। ट्री इज कॉल्ड बुक, पेड़ को किताब कहें। आकाश को तारे कहे, तारों को बादल कहे, बादल को पृथ्वी कहे, पृथ्वी को पेड़ कहे, पेड़ को किताब कहे। देन वेयर डू द बर्ड फ्लाई, तब पक्षी कहां उड़ते हैं? तब पक्षी कहां उड़ते हैं? अभी पहले लिख तो लीजिए। तो ऐसे सवालों में वही लोग गलती करते जो ज्यादा डीप में सोचने लग जाएंगे। बहुत सरल और घटिया सवाल है। रियल में पक्षी कहां उड़ते? रियल में आकाश में। आकाश को क्या कह रहा है? बस सवाल खत्म। उससे आगे मत सोचना है। तो फिर आप सोचोगे कि आकाश को तारा कहा, लेकिन तारे को तो बादल कहा था, बादल को तो पृथ्वी। फाइनली किताबों में पक्षी उड़ाओगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रियल का नया नाम क्या है, वो हमारा सवाल है। देखो, एक नई ऐसी कल्पना की जा रही है एग्जामिनर के द्वारा कि यदि हम अपनी दुनिया में आकाश को आकाश ना कह के क्या कहते हैं? तारे। तो आकाश की हर घटना क्या हो जाती? तारों में हो जाती। तो पक्षी कहां उड़ते रियल में? आकाश में। आकाश को क्या कहते हैं? बस खत्म। सोचो ऐसे ही 10 सवाल आ जाए सी सेट में। लिखिएगा दूसरा प्रश्न। इसी में अब हमारा सवाल खत्म और आपका जवाब आए।
इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, सफेद को नीला कहे। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, सफेद को नीला कहे। ब्लू इज कॉल्ड रेड, नीले को लाल कहे। ब्लू इज कॉल्ड रेड, नीले को लाल कहें। रेड इज कॉल्ड येलो, लाल को पीला कहे। रेड इज कॉल्ड येलो, लाल को पीला कहे। येलो इज कॉल्ड ग्रीन, पीले को हरा कहे। येलो इज कॉल्ड ग्रीन, पीले को हरा कहे। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, हरे को काला कहे। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, हरे को काला कहे। व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का रंग क्या होगा? मानव रक्त का रंग क्या होगा? व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो रियल में क्या होता है? अरे रियल में लाल। लाल को क्या कहा? याद रखना, नीला मतलब लाल तो नीला नहीं होगा। लाल को क्या कहा? पीला। तो आंसर आ जाएगा येलो। हो जाएंगे ना? लेकिन इसमें मैं एक सवाल उल्टा वाला दे रहा हूं, जिसमें फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड सोचना पड़ता है। वो सवाल कैसा होगा? तीसरा प्रश्न, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत घटिया सवाल है, मतलब बस ये नहीं पता अगर हो ना, तो फिर वो तकलीफदायक है कि इतना सिंपल सवाल हम एग्जाम हॉल में छोड़ रहे या गलत कर रहे हैं। लिखना तीसरा प्रश्न, इफ व्हाइट मीन्स ब्लू, सफेद का मतलब नीला हो। इफ व्हाइट मीन्स ब्लू, सफेद का मतलब नीला हो। ब्लू मीन्स रेड, नीले का मतलब लाल हो। ब्लू मीन्स रेड, नीले का मतलब लाल हो। रेड मीन्स येलो, लाल का मतलब पीला हो। रेड मीन्स येलो, लाल का मतलब पीला हो। येलो मीन्स ग्रीन, पीले का मतलब हरा हो। येलो मीन्स ग्रीन, पीले का मतलब हरा हो। ग्रीन मीन्स ब्लैक, ग्रीन मीन्स ब्लैक, हरे का मतलब काला हो। व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? तब मानव रक्त का रंग क्या होगा? लिख तो लो पहले प्रश्न, मानव रक्त का रंग क्या होगा? जब भी ऐसा कोई सवाल आता है कि मानव रक्त का रंग क्या होगा, जहां पर बात सवाल में मीन्स की हो, तो इसके पहले के दोनों सवाल और इस सवाल में क्या डिफरेंस है? उसके पहले वाले में कॉल्ड था कि अगर लाल को पीला कहे, और यहां है लाल का मतलब पीला। तो जहां मीन्स आता है, रियलिटी में आप मीनिंग को देख सकते हैं। ए इज कॉल्ड बी, ए को बी कहे, इसका मतलब ए से अब ए को बी कहना है। बट ए मीन्स बी, मतलब जहां बी मिला वो रियल में क्या था? मतलब बी को हम ए कहेंगे। इसे कहते हैं बैकवर्ड टाइप। तो ऐसी जगह पर आपको पीछे जाना होगा। रियल कलर ह्यूमन ब्लड का, तो रेड से पीछे की ओर जाइए। आंसर आना चाहिए था ब्लू, तो आंसर आएगा ब्लू, नीला। मीन्स में ही होता है, बाकी किसी में भी नहीं। तो दो तरीके के सवाल है, कॉल और मीन्स। हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें और कठिन बनाना है तो अब एक एक वर्ड नहीं, पूरा एक सेंटेंस ही दिया जाए। जैसे लिखना चौथा प्रश्न, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में
इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में सनशाइन ब्राइटली, अंग्रेजी हिंदी सब में यही लिखना है, सनशाइन ब्राइटली इज रिटन एज बा लो सुल। हिंदी में भी यही है, सनशाइन ब्राइटली को बा लो सुल कहते हैं। हाउसेस आर brightly lit is written as Kado Ula Ariba, और light comes from sun को डोपी कुप लो नरो कहते हैं। ये इतिहास में भाषाओं को पहचानने का तरीका भी है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज अभी तक सिंबॉलिक लैंग्वेज है और उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो कैसे हम पहचानते हैं कि उस भाषा में क्या मतलब होगा, वो तरीका लगभग यही है। मान लेते हैं कि अफ्रीका की किसी जनजाति की ये भाषा है, हम कहते हैं सनशाइन ब्राइटली, वो कहते हैं बालूसुल। हम कहते हैं हाउसेस आर ब्राइटली लिट, वो कहते हैं काडो उलारीबा। हम कहते हैं लाइट कम फ्रॉम सन, वो कहते हैं डोपी कुपलोनरो। तो अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो सबसे पहले तो सीक्वेंस के बेसिस पर आंसर नहीं देना है। हम आंसर दो ही तरीके से दे सकते हैं, या तो कॉमन या फिर इकलौता बच जाए। जैसे अगर हमसे वो कहता कि सन का डिकोड बताइए कि इस नई लैंग्वेज में सन का डिकोड क्या है, तो मुझे बताओ कि ये सन शब्द कौन कौन से सेंटेंस में आया है। इसका मतलब कि जो भी लोग नई लैंग्वेज के हैं वो भी सन के लिए कोई वर्ड यूज करते होंगे, वो दोनों में आया होगा। फिर तो फर्स्ट और थर्ड में दोनों में कॉमन कौन है? हम कहेंगे कि वे लोग सन को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे कि इस नई लैंग्वेज में सन का डिकोड, तो प्रश्न लिखना पहले, व्हाट इज द कोड ऑफ ब्राइटली एंड सन इन दिस कोड लैंग्वेज। तब इस कोड भाषा में सन और ब्राइटली के डिकोड ज्ञात कीजिए। तब इस कोड भाषा में सन और ब्राइटली के कोड ज्ञात कीजिए। कोड भाषा में सन और ब्राइटली के कोड ज्ञात कीजिए। तो पहले में सन का डिकोड तो अभी बता दिया मैंने कि सन का डिकोड तो क्या आएगा। क्या ब्राइटली कहीं कॉमन है? कहां कहां पर? हम कहेंगे कि ब्राइटली फर्स्ट में और सेकंड में। क्या दोनों में कोई वर्ड कॉमन है? हम कहेंगे कि निश्चित ही फिर इसका डिकोड ब्राइटली का बा होगा। क्या हम शाइन का डिकोड बता सकते हैं? सुल होगा। क्यों बता सकते हैं? एक ही बचा है, भले वो कॉमन ना हो लेकिन अब हम बता सकते हैं। पर क्या हम हाउसेस का डिकोड बता सकते हैं? क्योंकि उसमें ना तो वो कॉमन है ना ही वो इकलौता बचा है। तो आंसर आने के दो रीजन है, या तो वो कॉमन होगा या तो इकलौता बचा होगा। कर पाएंगे इसमें? ट्राई करिए। हिंदी इंग्लिश इसमें ऐसे ही शब्द आएंगे जब भी सेंटेंस दिए जाएंगे तो लिखना। इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में वोग डोर बिस मीन्स प्लीज अवॉइड स्मोकिंग।
डोर बिस येल means avoid harmful habit, और डोर, वन सेकंड, डोर हिट yell means avoid harmful habit, bis leg yell means please ऐसा लिखना, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। अंग्रेजी ये समझ में आ रहा है ना कि अंग्रेजी कहां लिखा है और नई भाषा कहां है। वोक डोर बिस मतलब प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, डोर हिट येल मतलब अवॉइड हार्मफुल हैबिट, बिस लेक येल मतलब स्मोकिंग इज हार्मफुल। लिख लिया प्रश्न। व्हाट इज द डिकोड फॉर हैबिट, हैबिट का डिकोड ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द डिकोड ऑफ हैबिट, हैबिट का डिकोड। लिख लिया प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा गया है, हैबिट का डिकोड। क्या हैबिट कॉमन है, मतलब ये तो कंफर्म हुआ कि उसका जो भी डिकोड होगा वो भी कॉमन नहीं होगा, और वो कंफर्मली इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं होगा। हम कहेंगे डोर नहीं हो सकता क्योंकि वो, येल नहीं हो सकता क्योंकि वो, आंसर आएगा हम कहेंगे कि कंफर्म हैबिट का डिकोड हिट होगा। इसमें 4-4 सेंटेंस भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। अगर 4 सेंटेंस देंगे तो 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। पर इसमें एक और सवाल आता है नंबरों का, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। पर इजी सवाल है, सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी टाइप है, कुछ भी ज्यादा मतलब प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा सीख लीजिए तो कभी भी आंसर निकाल सकते हैं। लिखना इसी में, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में 1 2 3 मीन्स 1 2 3 means beautiful little flower, 1 2 3 means beautiful little flower, 2 4 5 means little fat boy, 1 5 6 means beautiful tall boy। ब्यूटीफुल टॉल बॉय। ठीक है। व्हाट इज द डिकोड, व्हाट इज द डिकोड फॉर फैट, फैट का डिकोड क्या होगा, फैट का डिकोड क्या होगा। तो फैट का जो शब्द है क्या वो कॉमन है, कौन से सेंटेंस में है, सेकंड में।
मतलब वो कोई कॉमन नहीं होगा, लिटिल नहीं हो सकता, बॉय नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? क्योंकि 4 भी एक बार आया और फैट भी एक बार आया। अगर आप चाहे तो निकाल सकते, जैसे आप चाहो कि पहले 2 का डिकोड देखना है, दोनों में 2 पे कॉमन है, मतलब 2 का डिकोड क्या था? लिटिल। दोनों में 5 कॉमन है, 5 का डिकोड क्या होगा? बॉय। तो बचे हुए 4 का डिकोड फिर फैट होगा। और मेरे हिसाब से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, कॉमन नहीं है तो उसका डिकोड भी कॉमन नहीं होगा। हो जाएंगे। ये है टाइप 1 जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। टाइप 2 लिखिए मैट्रिक्स आव्यू। मैट्रिक्स आव्यू आते नहीं है ये सवाल, पर क्योंकि शीट में भी है, कुछ पीसीएस वाले पूछ लेते हैं तो एक नजर देखते हैं, कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं होंगे ये। आव्यू में पहले आपको एग्जामिनर एक टेबल देगा इस तरीके से, इस टेबल में 0 1 2 3 4 और भी नंबर हो सकते हैं, और फिर कुछ अल्फाबेट होंगे जैसे STMOP OPSTM TMOPS। हो सकता है अल्फाबेट को एज इट इज रिपीट करे या फिर अक्षरों को बदल बदल के भी लिख सकता है। ये पेपर में मिलेगा, मतलब इसको कोई याद नहीं करना है, ये बकायदा मिलेगा, ये दिया जाएगा और इस पर फिर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सेकंड रो में एस है, वो एस। बना लिया है। इसको पढ़ते कैसे पहले वो समझते हैं। इसे पढ़ा जाता है VH फॉर्म में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई कहे कि 41 का डिकोड बताइए, 32 का डिकोड बताइए, 12 का डिकोड बताएं, 04 का डिकोड बताएं। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास क्या? 41। तो आप 4 यहां से लेंगे, ठीक है, 1 तक जाइए जहां 1 है, तो हम कहेंगे कि 41 का डिकोड ओ होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 1, ये 1 है। 32 3 क्या आएगा? 12 1 2 04 0। ठीक है, पर ये एग्जामिनर हमसे नंबर नहीं पूछता, बल्कि शब्द देकर नंबर पूछता है। मैंने आपको नंबर देकर शब्द पूछा है, तो हमें वो शब्द देकर नंबर पूछेगा। वहां हमें ऑप्शन मिलने बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक ही अक्षर के कई डिकोड हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मुझे एस को लिखना है तो मैं 00 लिख सकता हूं, मैं 12 भी लिख सकता हूं, मैं 24 भी लिख सकता हूं, मैं 31 भी लिख सकता हूं, और मैं 43 भी। तो मैं खुद डिकोड नहीं बना सकता, क्योंकि वो कौन सा कॉम्बिनेशन एग्जाम हॉल में देगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बाय ऑप्शन उत्तरों को देंगे। जैसे एक सवाल मैं बना रहा हूं खुद,
लिख लिया ना ये वाला इधर का हिस्सा। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिकोड ऑफ स्टॉप। स्टॉप का डिकोड क्या होगा, और फिर ऑप्शन दिए गए हैं 24, 31, 40, 03, 31, 42, 21, 04, 12, 32, 10, 30, 24, 20, 30, 41। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि किस में डिकोड क्या आएगा। स्टॉप, सेम सीक्वेंस, STOP। बना लीजिए तेजी से, पहले सवाल लिख लिया करिए। किसमें हमें एग्जैक्टली STOP ये सीक्वेंस मिलेगा। बताएं। सबसे पहले कभी भी चेक करना हो ना तो पीछे से चेक किया करिए, जल्दी पता चलता है, क्योंकि आगे में जनरली सेट होता ही है। इधर देखिएगा प्लीज, 03 का डिकोड देखिए। 03 क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए था? 04 P। 21 क्या आना चाहिए था वहां पर? 30, 10, 32, 12। अगर आंसर आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर आप करोगे भी तो वो सेम सीक्वेंस नहीं आएगा। मतलब ऐसे सवाल जहां कोई नाम दिया जाएगा और हमें नंबर में डिकोड पूछा जाएगा, हम बनाएंगे नहीं, बल्कि हम ऑप्शन के बेसिस पर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्या ये रीजन समझ में आ रहा है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि हम डिकोड नहीं बना सकते? क्योंकि बहुत से डिकोड बन सकते हैं। एस के 5 हैं, ऐसे बाकी टी के 5 होंगे, वो कौन सा 5 में से यूज कर रहा है हमें नहीं पता। तो ज्यादा बेटर है बाय ऑप्शन चेक कर लीजिए किसमें STOP आ रहा है। हो जाएंगे। इस सवाल में मुझे नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए। STOP में हमें देखना है कि किस जगह एग्जैक्टली डिकोड STOP आया होगा। जैसे यहां देखो 24 का डिकोड देखो, 24 का डिकोड 2, 4। 20 का डिकोड 2, 0। 30, 0। क्या आना चाहिए था वहां? हम कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि सीक्वेंस आना चाहिए STOP पूरा। ठीक है, तो देखो ये तो घटिया सवाल है। मुझे पेपर बनाने के लिए यूपीएससी कहे तो मैं जीवन में ऐसा दुख ला सकता था। लिखिएगा, डॉट मतलब 0, स्टार मतलब 1, डॉट स्टार मतलब 2, स्टार स्टार मतलब 3, स्टार डॉट डॉट मतलब 4, एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से व्हाट इज द डिकोड ऑफ 38?
लगा दीजिए साम दाम दंड भेद, अड़ोसी पड़ोसी जो मदद कर सके। जीवन इतना भी सरल नहीं है। जिनके आंसर आ रहे हो मुझे लॉजिक बता दे बस। 3 की जगह आपने वो वाला 3 लिख दिया और 8 की जगह पे अद्भुत अद्भुत। 39 होता तो 3 को 3 बार लिख देते। बहुत बढ़िया। कोई लॉजिक होगा इसमें। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक है कि नहीं? बस ऐसे ही चल रहा है सर, मूड है उसका, कभी उसने डॉट दे दिया, फिर स्टार दे दिया, फिर स्टार डॉट दे दिया। क्या लॉजिक है? इट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। आइडेंटिफाई होना चाहिए था कि केवल और केवल 0 और 1 के लिए नए सिंबल है, बाकी सब सिंबल तो इसी से बन रहे हैं। इसका मतलब इस एग्जामिनर ने बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत चीजों को बदला है। जिन लोगों ने कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा वहां कई नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टेट, हेक्साडेसिमल। हम जिसको पढ़ रहे हो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 10 नंबर होते हैं 0 से 9। बाइनरी में 2 ही होता है, यस और नो, 0 और 1। तो पहले तो ये सीखते हैं कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे बदल सकते हैं। ये नॉर्मल नंबर को अगर हमें बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? 2। उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए, कितनी बार हुआ? रिमाइंडर लिखिए, कितना रिमाइंडर आया? सामने लिखिए। फिर डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आया? फिर डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आया? फिर डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आया? फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आया? और आखिरी का 1। और नीचे से लिखते चलिए 1 0 0 1 1 0 स्टार डॉट डॉट स्टार स्टार डॉट इज द वैल्यू ऑफ। तुम्हें लगता है कि मैं सवाल बनाऊंगा और ऐसा, मतलब ऐसा सवाल होगा कि बस दिख गया 3 का 2 स्टार, 5 का 3 स्टार। बाइनरी नंबर सिस्टम है वो, उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि उसने केवल 0 और 1 को ही सिंबल दिए, बाकी सिंबल तो उसने खुद बनाए हैं। किसी भी नंबर को बाइनरी में बदलने का यह तरीका होता है। बताइए अब आप लोग 67 का डिकोड क्या होगा? 67 का डिकोड क्या होगा? सिक्सटी सेवन स्टार, 4 डॉट, 2 स्टार। तो आपने 67 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया होगा, 3 3 1, फिर 8
4 सीधा लिख दे 1 4 टाइम्स 0 1 1 स्टार डॉट 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 स्टार स्टार। इसका उल्टा सवाल भी बन सकता है। एग्जामिनर आपसे कहे कि बताओ फिर स्टार स्टार डॉट क्या होगा। स्टार स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार डॉट किसके बराबर हो? किसी गंदी बातें कर रहे हो। मतलब इतना घटिया सवाल पूछेगा एग्जामिनर की बताओ इसको स्टार को 1 लिख दो, स्टार को 1 लिख दो। अरे वो नॉर्मल नंबर सिस्टम में क्या होगा, वो क्या 45 है, 44 है, 41 है, ये पूछ रहा है। तो बाइनरी से वापिस नॉर्मल में बदलना पड़ेगा। तो पहले तो हम लिखेंगे 1 1 0 1 1 0। अब इधर सीख लीजिए बाइनरी को नॉर्मल में कैसे बदलते हैं। पहले डिजिट में 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई, अरे यहां आपने डिवाइड किया था ना, यहां मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरे डिजिट में 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, फिर तीसरे डिजिट में 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, चौथे डिजिट में 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई और फिर 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई। 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 0। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 गुना 1, 2 की पावर 4 गुना 1, 2 की पावर 3 8 गुना 0, 2 की पावर 4 16 गुना 1, 2 की पावर 5 32 गुना 1, 32 16 48 50 और 4। हम कहेंगे कि यह वैल्यू कितने के बराबर थी? 54 के। तो दोनों तरीके हैं, मतलब या तो आपको सिंबल देकर नंबर पूछा जाए या फिर नंबर देकर सिंबल पूछे जाए। पर ऐसे सवाल अभी बने नहीं हैं। मेरे हिसाब से ऐसे सवाल बनने चाहिए, लॉजिकल भी हैं और वहां स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन का कारण है 2 ही सिंबलों की जानकारी है, बाकी सब बनाए हैं। इसका मतलब वो बाइनरी के आधार पर निर्माण कर रहा है। मैट्रिक्स में ऐसे सवाल की उम्मीद करते हैं। क्लियर है? लिखिएगा तीसरा टाइप, नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, संख्या और अक्षर कूट भाषा। नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, संख्या और अक्षर कूट भाषा। यहां जो सवाल आएंगे वो एबीसीडी पर बेस्ड होंगे। तो पहले तो हमें एबीसीडी की पोजीशन याद होनी चाहिए। अगर ए को 1, बी को 2, सी को 3 कहे इस टाइप से, तो एक नाम याद रखेंगे इजोटी। ये 5 के मल्टीप्लाई में अल्फाबेट के नंबर है। अगर आपको एजोटी याद है तो बाकी अल्फाबेट भी अब आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपको पता है जे 10 पर है तो आई, अगर आपको पता है टी 20 पर है तो यू। थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बाकी तो आप गिन सकते, लेकिन उसकी आदत मत डालिए क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है, कभी लेते कभी छोड़ देते हैं आप। एजोटी में गलतियां होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। ई 5 है तो डी, एफ, जी, आइडिया लग जाएगा। अब इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है।
मतलब इतने टाइप के सवाल बनाए जा सकते जितना कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहां एग्जामिनर को अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाने की पूरी फ्रीडम है। तो मैं आपको जो सवाल दिखा रहा हूं वो नमूने भर है कि देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। रियलिटी में जितने सवाल दिखा रहा हूं सबके मुझे लॉजिक पता है, रीजन पता है, पर वापिस वही क्या करूंगा मैं, एक्टिंग, कि देखो मुझे कुछ पता नहीं है। वो इसलिए ताकि आपको फील हो कि ऐसा सवाल आए तो ऐसे सोचना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन जो देख लेगा उतना उसे पता रहेगा कि इसमें कितने टाइप के सवाल बनते हैं। ये एसएससी में बहुत आता है, तो वहां 2-2 दिन पढ़ाया जाता है। हमारे इसमें बहुत रेयरली कभी एक आध सवाल, जैसे पिछले साल आया है सवाल, मैं वो दिखा दूंगा क्या आया था। एक सवाल आता है तो हम टाइप देखेंगे कि ये ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप में भी आ सकता है, इस तरीके का भी पूछ सकता है, तो हमें सीखना होगा। तो जैसे पहला टाइप लिखेंगे हम इसमें टाइप 1, E is equal to 5, pain is equal to 35, then what is the decode of Indian? 80 is equal to 20, BAT is equal to 40, then what is the value of CET? ये पिछले साल का सवाल यूपीएससी वाला भी डाल दे रहा हूं मैं। ये टाइप 1 है। क्या होता है इस टाइप में, एबीसीडी के साथ संख्याएं लिखी हुई मिलती है। अगर संख्याएं लिखी हुई मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी पोजीशन का यूज किया होगा। शुरुआत के 2-3 सवाल मैं हल करूंगा, आखिरी के 2 आप ट्राई करना। जैसे पहला सवाल, कठिन सवाल मैं करूंगा, सिंपल आप करिएगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो E इज इक्वल टू 5, तो इतना तो आइडिया लग गया। E इज इक्वल टू 5 मतलब A1 होगा, B2 होगा, C3 होगा, D4 होगा, आइडिया लग गया। फिर वो कहता है पेन इज इक्वल टू 35, तो हमने कहा अभी पेन तो 16 होता है, E 5 होता है और N 14 होता है। अब सवाल ये कि 16, 5, 14 से 35 कैसे, तो हमें लगा शायद जोड़ दिया है। जोड़ करके देखो भला, 16, 5, 21 और 14 35, मतलब हमें पता चला अच्छा उसने पोजीशन को लिखकर जोड़ दिया है। तो हम भी प्रश्न में क्या करेंगे, पोजीशन को लिखकर जोड़ देंगे। तेईस और 4 27 और 9 36, 37 और 14 51, आंसर आएगा 51। तो मैं ये जो सवाल दिखा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा सवाल कट पेस्ट होगा, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर कभी ऐसे सवाल आए तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए, प्लस करके। शायद प्लस किया हो, लेकिन जैसे अगले सवाल में देखो,
यहां पर दिख रहा है कि 1 और 20 से 20 केवल तभी आ सकता है। चेक कर लेते हैं कि सच में हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत। सही आ रहा है तो हम कहेंगे 3, 5 और 20 पोजीशन है इनकी, तो आंसर आना चाहिए था 300। ये सवाल 2023 का है, इसी साल आया हुआ सवाल था। ट्राई करिए भला तीसरे में। क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। 7, 8, 9, 7, 8, 9 को लिखा 1578, 10, 4, 5 को लिख रहा है 2092, जस्ट डबल करके लिख दिया है। एज इट इज सवाल आया था ये, एज इट इज। क्या आएगा? नहीं, पहले मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको तो सुन लीजिए। कहां पर? F6, ठीक है। 46, 92 हो जाएगा। ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि आप जब ऐसे सवालों को एक बार देख लेते तो आपका एक माइंड ओपन होता है कि अच्छा, डबल भी कर सकता था, गुना भी कर सकता था, प्लस भी कर सकता था। ये सवाल हम जो दिखा रहे हैं इसके मकसद ये है कि आपको ये पता रहे कि वो इस टाइप की चीजें इसके साथ करता है, ताकि एग्जाम हॉल में जब आप सवाल देखें तो अब आप आइडिया लगा सके कि ये हो सकता है, इस टाइप से सवाल बना होगा। अब जैसे इस सवाल में देखिए, आया किसी का आंसर चौथे का? अगले 2 सवाल है। पहले चौथे का। दिमाग लगाइए, क्या कर सकता है? और मान लो एग्जामिनर के घर झगड़ा चल रहा है, तो फिर वो आपसे बदले निकाल सकता है। देखो, पहले तो हमने पोजीशन लिखे, हम गरीब लोग पोजीशन लिखेंगे। 15, 22, 5, 18, 15 और 5 20, 22 और 18 40, 40 और 20 60। हमें लगा शायद 60 में से क्या कर दिया होगा, 12 माइनस कर दिए होंगे। ऐसा हम सोच सकते हैं कुछ भी कि हाँ भाई शायद ऐसा हुआ होगा। फिर ट्राई करा, 2, 1, 18, 5, 2 और 1 3, या 2 और 18 20, 26 हो रहा है। 26 माइनस 12 तो ये किसी एंगल से 82, मतलब हमने जो सोचा वो कुछ नया सोचते। ट्राई करके देखे उल्टी पोजीशन। उल्टी पोजीशन कैसे निकालेंगे? अल्फाबेट कितने होते हैं? तो आप 27 में से किसी की भी पोजीशन माइनस कर दीजिए, उसकी उल्टी पोजीशन पता चल जाएगी। उल्टी मतलब जेड से। 27 से क्यों? क्योंकि एक ही अल्फाबेट को हम 2 बार पीछे से भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और आगे से भी, इसलिए माइनस कितने में से करना है? 27 में से। तो इसकी रिवर्स पोजीशन 27 में से माइनस करो 12, अरे 12 आएगा ना। इसकी रिवर्स पोजीशन, इसकी 12 और 22 34, 34 और 9 43 और 5 48, बिल्कुल आ रहा है। चेक कर लेते हैं। 27 में से 2 गया, 1 गया, 18 गए, 5, 25, 26, 51 और 9 60 और 22 82, बिल्कुल सही आ गया। 13, 15, 19, 20। 13 की पोजीशन रिवर्स कैसे निकाल रहे, समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं?
8 7 15 14 29 और 12 हम कहेंगे कि आंसर आएगा 41। देखो, पहली बार जब मेरी जिंदगी में सवाल आया होगा 2010 के आसपास, तो शायद मुझे भी नहीं आया होगा। मैंने फिर देखा होगा कि ऐसा भी कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस पता चले कि वो क्या क्या कर सकता है। हमें पता चला वो जोड़ सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डबल कर सकता है, रिवर्स पोजीशन लेकर जोड़ सकता है। ये उसके पास ऑप्शन है। अब जैसे इस सवाल में हमने सबसे पहले पोजीशन लिखी 19, 20, 1, 19, 5, तो 20 और 20 40, 20 और 20 40, 20 60 65। 65 से 13 कब आ सकता है? 5 से डिवाइड। 5 से ही क्यों? शायद 5 अल्फाबेट है। 14, 15, 14, 5, 15 5 20, 28 5 48। क्या इसमें 4 से डिवाइड करने पर आ रहा है? हमने कहा पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया। 6, 1, 13, 9, 12, 25, 6 and 1 7, 20, 29, 41, 41 और 25 66। 6 अल्फाबेट से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? ऐसे सवालों में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा कि वो क्या क्या कर सकता है। क्योंकि देखो, कुछ भी हो, इसकी भी एक लिमिटेशन है। बड़े मुश्किल से ऐसे 15 से 20 और टाइप होते हैं जिसमें हमें चीजें पता चलती है। बट मोस्ट कॉमन जो सवाल बनते हैं प्लस के, मल्टीप्लाई के, रिवर्स पोजीशन के, जोड़ने के या फिर डिवाइड करने के, ये सभी सवाल हमने एक साथ देखे। पर इसमें वही है, आप अगर सोच रहे कि एग्जाम हॉल में आए और अचानक दिमाग में आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है बहुत प्रैक्टिस। शीट आपके पास है, जरूर ट्राई करिएगा उसके सवाल। ये अभी टाइप 1 है, लिखो टाइप 2। बना लिए ना इसको? सभी बिल्कुल दिख रहे हैं क्या कर रहा है एग्जामिनर? ये जैसे बचपन में हम जब छोटे थे तो घर के बड़े पापा, बड़ी मम्मी, नाना नानी, दादा दादी कोई सामान छिपा देते थे और कहते थे ढूंढो कहां है। अब हम बड़े हो गए, एग्जामिनर ने लॉजिक छिपा के रखे, पूछ रहा है बताओ क्या लॉजिक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। इस वाले में रिवर्स पोजीशन को एग्जामिनर लिख कर जोड़ रहा है। ये ओरिजिनल पोजीशन है उनकी, नॉर्मल पोजीशन, और 27 में से माइनस किया तो ये रिवर्स पोजीशन आ गई। उसका जोड़ करके देख लिया तो 48 आ रहा है एग्जैक्टली। ये हमने जो सोचा था ये नहीं आया। फिर वैसे ही हमने रिवर्स ओरिजिनल पोजीशन लिखी, ये रिवर्स पोजीशन लिख दी, उसका जोड़ किया तो एग्जैक्ट आ गए। तो हमने यहां पर ओरिजिनल पोजीशन को लिखकर पहले रिवर्स पोजीशन लिखी और फिर उसका जोड़ कर दिया। इस वाले में जो भी जोड़ आ रहा है उसको उतने ही अल्फाबेट से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहां डबल कर दिया था, इस वाले में मल्टीप्लाई था। तो ये वेराइटीज है एग्जामिनर के माइंडसेट की, पर इतना लिमिटेड नहीं है, और भी ढेरों कुछ भी कर सकता है। जैसे कई बार मेरे पास बच्चे ऐसे सवाल ले आते हैं, जब उनको कहीं नहीं मिलता वो मेरे से पूछ लेते हैं। एक लड़के ने सर पूछा कि सर सीरीज में क्वेश्चन है 8 9 10 11 12, अगला क्या? सब क्या कहेंगे? 13। उसने कहा सर 13 नहीं है, 1 है, 12 बजने के बाद 1 बजता है। कुछ भी बना सकते भाई, फ्रीडम है ना उसके पास, फ्रीडम है। एक बच्चा मेरे को बहुत परेशान किया, उसने कहा सर इस चित्र में 9 बज रहे हैं, 3 घंटे बाद क्या बजेगा? 3 घंटे बाद क्या बजेगा? चित्र है वो 9 ही बजेगा, वो चल थोड़ी रही है। अरे मैंने कहा ना चित्र में 9 बज रहे हैं, घड़ी थोड़ी कहा मैंने। इस चित्र में 9 बज रहे हैं, 3 घंटे बाद क्या बजेगा? 3 घंटे बाद देखने आ जाना, 9 ही बज रहा होगा। क्या कर सकते हैं? और सवाल का जवाब गलत,
नहीं है, बस लॉजिक है कि भाई इस चित्र में आज अभी 9 बज रहे, 3 घंटे बाद क्या बजेगा? चित्र में तो 9 के 9 ही रहेंगे, तुम 3 घंटे क्या 300 घंटे बाद बोलो 9 ही बजने वाले, क्योंकि वो चित्र है। क्लियर है? तो मजे लेने वाले लोग कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं, उनके पास फुर्सत होता है, वो आनंद लेते रहते हैं। दूसरा टाइप सेकंड, सर्कल को RICELC लिखा जाए तो स्क्वायर को क्या लिखेंगे? पुलिस को OPILEC लिखा जाए तो मोबाइल को क्या लिखेंगे? मदर को EHMORT लिखा जाए तो फादर को क्या लिखेंगे? ऐसे सवाल मेन है पहचान कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना। ऐसे सवाल जिसमें इधर और उधर, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अक्षर सेम हो, इसका मतलब है कि वो रीअरेंजमेंट है, कोई रिलेशन नहीं है, रीअरेंजमेंट। उन्हीं को आगे पीछे करके लिखने की कोशिश की गई है। आइडेंटिफाई करिए कि रीअरेंजमेंट का पैटर्न क्या है। जैसे पहला सवाल मैं हल कर रहा हूं, देखो कठिन मैं हल करूंगा कभी भी। क्या कर रहा है वो गरीब आदमी? बीच में से ब्रेक करके रिवर्स कर रहा है, तो हमने भी बीच में से ब्रेक कर दिया और रिवर्स करके लिख दिया UQSERA। बताइए अगले दोनों। पैटर्न क्या कर रहा है? दो दो की जोड़ी बनाकर रिवर्स कर रहा है, OPILEC। क्या लिख दिया हम इसको? OMIBEL। आंसर इसका पैटर्न क्या है? ऐसा रेंडमली पैटर्न नहीं होगा। अभी लाली ने जो बताया अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। मदर शब्द के अक्षरों को अगर हम ABCD के अकॉर्डिंग लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? फिर तो यहां पर आंसर आएगा AEFHRT। ब्रैकेट में लिख देना अक्षरमाला के अनुसार, नहीं तो 2 महीने बाद खुद सोच में पड़ गए कि ये क्या किया है मैंने। ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, अक्षरमाला के अनुसार AEFHRT। तो रीअरेंजमेंट बड़ा इजी है, बट मेन इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, आइडेंटिफाई। एग्जाम हॉल में सवाल देखते अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, मान लो अचानक ये सवाल आ जाए और आप में से कई लोग अब रिलेशन निकाले कि C को R, I को I, R को C, तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप फाइंड आउट कर पाए कि क्या पैटर्न है तो फिर आंसर बहुत इजी आ जाएगा। हो जाएंगे टाइप 2। टाइप 3 की ये पहचान होगी कि एग्जामिनर जो जानकारी आपको दे रहा है उसी के अंतर्गत प्रश्न का आंसर भी छिपा हुआ है। मतलब जानकारी में ही प्रश्न भी लिखा हुआ है। जैसे रेन को $8
परसेंट 6 लिखते हैं, मोअर को 7 हैश 8 एट द रेट लिखते हैं, तो रिमेन को क्या लिखेंगे? डीफ को 3587 लिखते हैं, फाइल को 7465 लिखते हैं, तो आइडिया को क्या लिखेंगे? मैं जो बताना चाह रहा हूं पहले उस पर गौर करिएगा, पहचान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल जहां इस टाइप की कोई बात आएगी, पहले देखो जो दो जानकारियों में इंफॉर्मेशन दी है, क्या पूछा गया प्रश्न उन्हीं अक्षरों से मिलकर बना है? अगर हां, तो इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आर का डिकोड 8 होगा। देख सकते आर जहां आ रहा है वहां 8 आ रहा है। ए का डिकोड, आई का डिकोड सीधे डिकोड है, तो आर का डिकोड 8, ई का डिकोड, एम का डिकोड डॉलर, परसेंटेज। अब जैसे इसके पहले वाला सवाल देखिए जो अभी यूपीएससी वाला मैंने बोला था, स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो यूपीएससी में जो लॉजिक डबल का था वो डबल वाला लॉजिक है कि ये वाला लॉजिक है? तो बहुत इजी है, जो शब्द यहां दिए हैं क्या पूछा गया उन्हीं अल्फाबेट से मिलकर बना है? तो कुछ ना करिए, जैसा कहा वैसा लिख दीजिए। ये डी का, ये ई का, ये ए का और ये एफ का डिकोड है। तो बताइए आई का डिकोड क्या लिखोगे? डी ई ए। आंसर आएगा 4358। सवाल जितने इजी लग रहे हैं उतने नहीं हैं, क्योंकि आपको ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं हूं आपको बताते चल रहा हूं कि ये करना है। जब एग्जाम हॉल में अचानक आए तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं। जैसे इसके पहले वाला स्क्वायर सर्कल 2021 में आया हुआ है, जो मैंने डबल वाला बताया वो 2023 का था, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है डॉलर वाले ये 2020 में आ चुके हैं। तो एग्जामिनर जब आपको सवाल पूछे तो थोड़ा आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। पहले में नंबर का रिलेशन था, दूसरे में रीअरेंजमेंट का रिलेशन था, तीसरे में अल्फाबेट को उसी से नया शब्द बनाना था। लेकिन सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है रिलेशन के आधार पर। जैसे वो कहेगा 2 आगे बढ़ा दिया, 3 पीछे कर दिया, जिसको हम कल देख लेंगे। तो कल हम देखेंगे, इसमें वैसे एक टाइप बचा है, थोड़ा बड़ा है वो टाइप, और कल स्टार्ट करेंगे सबसे कठिन टॉपिक, पजल। आपका टेस्ट नहीं लिया है मैंने, टेस्ट अचानक होंगे, एंट्री करने के बाद पता चलेगा कि आज टेस्ट है। क्यों उसका आप ऐसा सोचिएगा नहीं सर कुछ दिन पहले बता देंगे हम तैयारी करके आएंगे, ये मैंने सब कर लिया, उसके बाद इस नीति पर आया हूं मैं। क्योंकि जब मैंने अनाउंस करके टेस्ट लेने के लिए कहा तो 4 लोग थे, 5 लोग थे, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो फिर उसी समय से नियम बना दिए गए हैं कि टेस्ट कभी भी अचानक होंगे कि आपको पता चलेगा आज की आज टेस्ट है। यहां तक कि ऑफिस वालों को सुबह 5 मिनट पहले पता चलेगा कि टेस्ट है, क्योंकि कई लोगों के बहुत परिचय बढ़ गए हैं। तो आइए वापिस लौटते हैं मैथमेटिक्स में, और आज हम शुरुआत करने वाले हैं दूसरा टॉपिक, एलसीएम और एचसीएम। वैसे तो ये टॉपिक आपने कक्षा 4 या 5 में पढ़ा जरूर होगा, लेकिन मेरा दावा है कि आज की कक्षा के बाद आपको ये फील आ जाएगा कि निश्चित ही पढ़ा तो आज ही है।
हिंदी में इसको कहते हैं लस और मस, कुछ लोग लसम और मसम भी कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त और महत्तम समापवर्त। चार पार्ट है इस चैप्टर के, छोटे छोटे चैप्टर है। अब यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना नंबर सिस्टम ने हमारा टाइम लिया। बस अब एक ही टॉपिक है जिसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और टाइम डिस्टेंस। बाकी कोई टॉपिक इतना लंबा नहीं जाएगा, 2 दिन 3 दिन में खत्म होते जाएंगे। आप प्रैक्टिस चलने दीजिए अपनी। एलसीएम एचसीएफ की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें बेसिक कंसेप्ट, मूलभूत संकल्पना, क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। फिर हमें पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन, भिन्न तथा दशमलव की संख्या का एलसीएम एचसीएफ। फिर हमें इसमें पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ एंड रिमाइंडर, इसमें भी रिमाइंडर होते हैं। एलसीएम एचसीएफ शेष फल के साथ। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। सेकंड है दशमलव और भिन्न का एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन। रिमाइंडर, एलसीएम एचसीएफ एंड रिमाइंडर, एलसीएम एचसीएफ शेषफल के साथ। आप हिंदी में लिखिए ना, आप डबल डबल, मैं 2 इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के, मैं 2 बार इसलिए लिखता हूं, मजबूरी है मेरी। आप अपने अनुसार ही चलने दीजिए ना थोड़ा सा। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। लिखिए सबसे पहला शब्द एलसीएम, फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त। आइए समझिएगा पूरी कहानी के रूप में। मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर आए और मुझसे पूछने लगे कि हम लोगों के एलसीएम की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। मैंने कहा बहुत आसान है, तुम्हारा कोई मल्टीप्लाई होगा जो बैठेगा। तो ये पूरे मल्टीप्लायो की फौज लेकर आ गए। बोले मेरे मल्टीप्लाई 24 हैं, 36 हैं, 48 हैं, 60 हैं, 72 हैं, 84 हैं एंड सो ऑन। ये भी अपनी भीड़ लेकर आ गया, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और भी बहुत कुछ। ये अपने भी मल्टीप्लाई बहुत सारे लेकर आ गया। तब मैंने इनसे कहा कि पूरी बात तो सुन लेते हैं। मैंने कहा तुम्हारा मल्टीप्लाई कोई कॉमन वाला एलसीएम की राजगद्दी पर बैठेगा। तूने कहा ऐसा बोल दीजिए। फिर वो पूरी भीड़ लेकर आ गए, बोले 60, 120, 180, 240। मैंने कहा रुको, सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई बताओ मुझे। मैंने कहा 240 नहीं क्योंकि 180 उससे छोटा, 180 नहीं क्योंकि 120 उससे छोटा है। मैंने कहा कि तुम लोगों के एलसीएम की राजगद्दी पर केवल और केवल क्या 60 से कोई छोटा नंबर आपके पास है जो तीनों से या तीनों का मल्टीप्लाई हो और वह सबसे छोटा मतलब 60 से भी छोटा हो? नहीं।
तो हमने बता दिया कि आप तीनों का एलसीएम क्या होगा, 60। तो एलसीएम होता क्या है? शब्द के अनुसार एक मल्टीपल होता है। कैसा मल्टीपल? कॉमन। कॉमन में कैसा? उससे बड़े हो सकते हैं लेकिन उससे छोटा अब और नहीं होगा, जो सभी से डिवाइड होगा या सभी का मल्टीप्लाई होगा। इसकी एक और परिभाषा होती है कि एलसीएम एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा, क्योंकि वो जिसका एलसीएम है मतलब वो मल्टीपल है उसका। जो मल्टीपल होते हैं वो हमेशा उससे डिवाइड होते हैं। तो परिभाषा, छोटी से छोटी वह संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, which is commonly divided by given numbers। छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती है। स्मॉलेस्ट नंबर which is commonly divisible by the given numbers। छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित होती है, या छोटी से छोटी वह संख्या और स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, या छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल होती है, या छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल होती है, कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। दो परिभाषाएं, कुछ याद आए ना आए, इतना जरूर याद रखिएगा कि एलसीएम इज ए नंबर विच डिविजिबल बाय ए, बी, सी, डी, जिनका वो एलसीएम है। अगर मैंने आपसे कहा कि एक्स वाई जेड का एलसीएम मोहन है, तो आपके दिमाग में आ गया कि मोहन ए से डिवाइड होगा, बी से डिवाइड होगा, सी से डिवाइड होगा। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? अब सवाल यह है कि हम निकालेंगे कैसे? वो तो 12, 15, 20 छोटे नंबर थे, लेकिन अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो उसके दो मेथड गणित में प्रचलित है। पहला केवल देखने के लिए है और दूसरा उपयोग करने के लिए है। मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि 40, 42, 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमसे वो क्या जानना चाहता है? इन तीनों का लोएस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या है। तो पहला तरीका जो किताबी मेथड होती है, 40 सेपरेटली सिंप्लीफाई करिए, जैसे कैनोनिकल फॉर्म में बदलते थे हम लोग, पर इसमें 2 से जिससे डिवाइड हो सकता है करते चलिए, लास्ट में 1 लाना है। तो 40 को मैं लिख सकता हूं 2 कितनी बार आया, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुना में 5, 42। 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 7 से डिवाइड किया। 42 को मैं लिख सकता हूं 2, 3, 7, 2 गुना 3 गुना 7। 45 को सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से कर दिया, फिर 3 से और फिर 5। हमने कहा 3 का स्क्वायर गुना में 5। अगर आप इसको सेपरेटली सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एलसीएम, एलसीएम का नियम यह कहता है कि अगर कोई कॉमन आ जाए तो कॉमन में सबसे बड़ी पावर लेंगे। किसको लेंगे? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। किसे लेंगे? जो कॉमन आ रहा है और सेम पावर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ले लिया। जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे।
पूरी पावर के साथ जितना भी है। 8 गुना में 9 गुना में 5 गुना में 7, हमेशा 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ पहले कर लीजिए, इजी हो जाता है। 40 गुना में 63, 2520। 2520 कौन है? सबसे छोटी संख्या है जो 40, 42 और 45 तीनों से डिवाइड होगा। इससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई छोटा नंबर आप निकाल नहीं सकते जो इन तीनों से डिवाइड होगा। ये किताबी मेथड है, इसका यूज हम नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर पीसीएस वाले गरीब लोग कई बार ऐसे सवाल दे देते हैं डायरेक्ट, बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको नियम पता होना चाहिए। कॉमन में सबसे बड़ी पावर, जो कॉमन नहीं उसको एज इट इज पूरा पूरा लेना है। पर हम जिस मेथड को यूज करेंगे वो बहुत सिंपल, तीनों को हम एक साथ लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कोई एक भी 2 से डिवाइड हो रहा हो तो करते जाएंगे, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिखते देंगे, फिर एज इट इज लिख देंगे। नहीं हुआ तो अभी भी 2 से 1 भी हो रहा है तो डिवाइड करते चलेंगे। अब 3 से, क्योंकि 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है तो 3 से कर दीजिए, फिर 3 से हो रहा है अभी भी, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। कभी भी कंपोजिट नंबर से डिवाइड ना करना, 4 6 से विभाजित मत करना, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डिवाइड करने में। पहले 2 4 8 का मल्टीप्लाई 5 40, 40 गुना में 3 120, 360 गुना में 7 2520। 2520 इन सभी का मल्टीप्लाई है। मैंने वो जल्दी करने के लिए पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, बाकी तो सिंपली क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, जो लिखा हुआ है वो सबका मल्टीप्लाई कर देना है, वही होता है एलसीएम। ये केवल नाम मात्र के लिए समझना है, मेन तो यही मेथड यूज करनी। कोई दिक्कत है अभी भी इसमें? जो डिवाइड नहीं होगा वो एज इट इज लिख देते चलेंगे, और जितने लोग आ जाएंगे सबका मल्टीप्लाई। कर लेंगे? बताए फिर हमें। 36 40 45 का एलसीएम, 28 35 40 का एलसीएम, 2 का स्क्वायर 3 5 क्यूब 3 7, 2 5 का स्क्वायर 11, ए स्क्वायर बी क्यूब सी, ए बी सी स्क्वायर, ए की पावर 4 बी सी की पावर 3 डी। चारों ही प्रश्नों में आपको बताना है एल सी एम। आवाज उन्हीं की हो जिनके चारों आ गए, गरीबों की आवाजें आज भी नहीं सुनी जाती।
पहले में 360, दूसरे में 200, 840 उनका आया होगा जिन्होंने डायरेक्ट कंपोजिट नंबर 4 6 से डिवाइड किया है। तीसरे में 46,200 और चौथे में ए की पावर 4, बी की पावर 3, सी की पावर 3 और डी एज इट इज ऐसा आया होगा। आइए देख लेते हैं। तो पहले सवाल में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पहला प्रश्न था 36, 40, 45, 2 से डिवाइड किया, 18, 20, 45, फिर 2 से 9, 10, 45, 9, 5, 45, 3, 5, 15, 1, 5, 5, यही आया था। 8, 5, 40 गुना 9, 360। तो पहले का आया होगा 360। दूसरे सवाल में था 28, 35, 40। सॉल्व किया 2 से, 14, 35, 20, 7, 35, 10, 7, 35, 5, 5 से सॉल्व करते चले गए 7। तो यह आया होगा 5 गुना 8, 40 गुना में 7, 200। यहां पर तो डायरेक्टली ले लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, एक ही है ना, 5 की पावर 2, फिर 7 और 11, 8 गुना में 3 गुना में 25 गुना में 7 गुना में 11, मल्टीप्लाई जल्दी होगा 200, 21 गुना में 11, पहले 21 गुना में 11 कर लेंगे तो और भी इजी जाएगा। 11 से 2, 22, 23, यह आया होगा 00, 2, 6, 4, 46,200 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। यहां पर ए की पावर सबसे बड़ी 4, बी की पावर सबसे बड़ी, सी की पावर और डी का, तो A4, B3, C3, D हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि जिंदगी के इतने साल बगैर एलसीएम के गुजर गए थे, आगे के भी गुजर जाते, आखिर यूपीएससी क्यों चाहती है कि एलसीएम पुनः पढ़ के आओ? टाइटल डालो, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम के अनुप्रयोग। अभी केवल मैं लिखवा रहा हूं, हल नहीं कर रहे कि एप्लीकेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हम ये सीखना चाह रहे कि इस रियल लाइफ में एलसीएम की जरूरत कहां पड़ती है। ऐसा कभी हुआ कि सुबह उठे एलसीएम का क्वेश्चन सॉल्व किया तभी हमें खाना मिल पाया? जिंदगी चल रही थी। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि गणित पढ़ तो लिया लेकिन अधिकतर चीजें हमें पता ही नहीं कि उस चीज की हमें जरूरत रियल लाइफ में कहां पड़ती है। याद रखिएगा, एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये हमें हर उस जगह मदद करती है जहां पर हमें घटनाओं को एक साथ करने का प्रश्न पूछा जाए, इवेंट्स टुगेदर। जहां भी प्रश्न आता है इवेंट्स टुगेदर का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि हमने एक नया द्वीप खोजा है, इस द्वीप में हर चौथे वर्ष भूकंप के झटके आते हैं, हर 5वें वर्ष यहां का वोल्केनो ज्वालामुखी सक्रिय हो जाता है और हर 6वें वर्ष इसके समुद्र की सतह में सुनामी की लहरें आती है। वो समय बताइए जब इस द्वीप पर ये तीनों घटनाएं एक साथ हो। तुम्हें याद आना चाहिए कि सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है एलसीएम। ऐसा कोई टाइम होगा जो इन तीनों टाइम का कॉमन मल्टीपल होगा और उसी टाइम पर ये द्वीप पूरी तीनों घटनाओं को महसूस करेगा। ज्योतिष विज्ञान में कई बार आपने सुना होगा कि आज सूर्य ग्रहण आया
पूर्णिमा थी, अगली बार इतने वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण भी होगा, पूर्णिमा भी होगी, फलाना दिन भी होगा, तो वे लोग करते क्या है, केवल एलसीएम निकालते हैं उन घटनाओं के इंटरवल का। जो भी एलसीएम आता है एग्जैक्ट उतने टाइम के बाद वो घटना रिपीट होती है। परीक्षा में हमारा एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है कि 4 घंटिया 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 16 सेकंड के इंटरवल पर बजती है। सुबह 9 बजे चारों घंटिया एक साथ बजी थी, अगली बार पुनः एक साथ कब बजेगी? सवाल पढ़ते ही याद आना चाहिए कि सवाल किसका है। सवाल आता है कि 5 लोग गोली दाग रहे हैं, एक 3 सेकंड में, एक 5 सेकंड में, एक 6 सेकंड में, एक 7 सेकंड में, एक 10 सेकंड में, पांचों के पांचों एक साथ गोली दागेंगे, कितने टाइम के बाद? क्या करना चाहिए था? एलसीएम। सवाल आ जाए, 3 लोग सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, एक अपना राउंड 20 मिनट में पूरा करता है, एक 22 मिनट में पूरा करता है, एक 28 मिनट में पूरा करता है, तीनों के तीनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे? याद आना चाहिए था कि सवाल एलसीएम का है। कैलेंडर में एक प्रश्न दिया था कि जोसेफ हर 90 दिन जाता है, दूसरा 5वें दिन जाता है, तीसरा 24वें दिन जाता है, तीनों एक साथ कब जाएंगे? याद आना चाहिए था कि सवाल एलसीएम का है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कई अलग अलग घटनाओं को एक साथ करने का पूछा जाए, केवल एक ही व्यक्ति जवाब दे सकता है और वो है एलसीएम। हमें रियल लाइफ में एलसीएम की जरूरत पड़ती है घटनाओं को एक साथ कराने के लिए। तो लिखेंगे इवेंट्स टुगेदर, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में इवेंट्स टुगेदर, घटनाओं को एक साथ करने के लिए, घटनाओं को एक साथ करने के लिए। जैसे फॉर इवेंट्स टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल, घंटियों का एक साथ बजना, टोलिंग टुगेदर, घंटियों का एक साथ बजना, टोलिंग टुगेदर। शूटिंग टुगेदर, गोलियों का एक साथ दागा जाना, शूटिंग टुगेदर, गोलियों का एक साथ दागा जाना। तीसरा, मीटिंग टुगेदर, एक साथ मुलाकातों का होना। यूपीएससी ने 2015 में एक सवाल पूछा था कि एक यूनिवर्सिटी में हॉकी क्लब है, उसकी मीटिंग हर 5 दिन में होती है, फोटोग्राफी क्लब है, उसकी मीटिंग हर 15 दिन में होती है, और तीसरा क्रिकेट क्लब है, उसकी मीटिंग हर 25वें दिन होती है। तीनों के तीनों एक साथ कब मीटिंग करेंगे? इससे ज्यादा सिंपल सवाल पेपर में नहीं होगा, बशर्ते अगर आप ये पता कर ले कि वो सवाल एलसीएम का है। हर साल सवाल आए हैं, लेकिन स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जैसे कैलेंडर में जब जोसेफ का सवाल देखा होगा तो फील हुआ होगा कितना कठिन है, लेकिन अब आपको पता चलेगा बहुत ही सिंपल सवाल था, क्योंकि अब हमें पता है कि एलसीएम की जरूरत कहां पड़ती है? इवेंट्स टुगेदर में, घटनाओं को एक साथ करने में। चौथा एप्लीकेशन, वृत्ताकार पथ पर, प्रारंभिक बिंदु पर, वृत्ताकार पथ पर, प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात के लिए। फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार पथ पर प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात के लिए। फर्स्ट मीटिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे अभी जो सवाल आपने हल किया 40, 42, 45, ये यूपीएससी का सवाल 2011 का था। यूपीएससी ने कहा था 3 लोग जिनके कदमों की लंबाई, स्टेप लेंथ दी गई थी 40, 42, 45 सेंटीमीटर की है, वो न्यूनतम कितनी दूरी तय करे ताकि पुनः तीनों के तीनों एक साथ खड़े हो सके।
ऐसी कोई दूरी वो तय करेंगे जो 40 सेंटीमीटर के कदमों की लंबाई से भी कवर हो जाएगी, मतलब उससे डिवाइड होती होगी, वो 42 सेंटीमीटर के कदमों की लंबाई से भी कवर होगी, और वह 45 सेंटीमीटर के कदमों की लंबाई से भी कवर होगी। क्या करना था हमें? केवल एलसीएम। पूरे 10-12 साल में 12-13 सवाल यूपीएससी ने पूछे और हर जगह हिंट दी है केवल एक ही चीज की, घटनाओं के एक साथ की। जहां कई घटनाएं एक साथ होगी केवल एलसीएम ही आंसर देगा। तो हमने सीखा कि एलसीएम किसे कहते हैं, हमने सीखा कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, और अब हमें पता चल गया कि रियल लाइफ में एलसीएम की जरूरत कहां पड़ती है, घटनाओं को एक साथ कराने के लिए। लिखिएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका एक और नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको HCF भी कहते हैं या GCD भी कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, मस। अब जरा गौर से समझिएगा, एलसीएम में शब्द था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF में शब्द है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमने पढ़ा है गुणन खंड, जो किसी को डिवाइड करता है। इसका मतलब पहली ही बात क्लियर हो गई कि जहां एलसीएम कई लोगों का मल्टीपल है, HCF कई लोगों का गुणनखंड है। जहां एलसीएम कई लोगों से डिवाइड होता है, वही HCF कई लोगों को डिवाइड करता है, क्योंकि वो क्या है? फैक्टर है। और फैक्टर कैसा फैक्टर है? कॉमन फैक्टर है। कॉमन में भी कैसा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो परिभाषा लिखिए पहले, बड़ी से बड़ी वह संख्या, लार्जेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी वह संख्या, लार्जेस्ट नंबर विच इज कॉमनली डिवाइड टू द गिवन नंबर्स। बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करती है। लार्जेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड टू द गिवन नंबर्स। मतलब एलसीएम विभाजित होता है, HCF विभाजित करता है। अगर हमसे कोई पूछे, जैसे मान लीजिए कि पुनः मेरे पास कुछ नंबर आए 48, 60, 144, और मुझसे कहने लगे कि हमारे HCF की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो मैंने कहा कि तुम्हारे कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन फैक्टर। तो ये बहुत से कॉमन फैक्टर लेकर आ गए। बोले 1 भी डिवाइड करता है तीनों को, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, और 12 भी हम तीनों को डिवाइड करता है। मैंने कहा और कोई है? उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा 1, 2, 3, 6 नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? तो जो भी आपका सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही कहलाएगा HCF। HCF और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा विभाजित करने वाली संख्या है, पर कॉमन विभाजित करने वाली संख्या है। क्योंकि 144 को तो 144 भी विभाजित कर सकता है, लेकिन वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सभी को विभाजित नहीं करता। पुनः सवाल कि निकालेंगे
कैसे। यहां तो मान लीजिए कि दिख गया, पर मान लेते हैं कि एक प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि 192, 240 और 144, हमसे कोई पूछे कि बताए इसका HCF क्या होगा। तो पुनः दो तरीके बता रहा हूं, एक किताबी मेथड देखने के लिए और दूसरा हम जिसे यूज करेंगे। 192 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 गुना में 9, 18, 96, फिर 2 से डिवाइड किया 48, फिर 2 से डिवाइड किया 24, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से तब तक डिवाइड करते चले जाइए जब तक कि 1 नहीं आ जाता। क्या लिख दूं 192 को? 2 की पावर गुना में, फिर 240 को हमने सिंप्लीफाई किया, 120, 60, 30, 15, 5 और 1। हम लिखेंगे कि 240 का मतलब होगा 2 की पावर 4 गुना में 3 गुना में 5। फिर 144 को हमने सिंप्लीफाई किया, 72, 36, 18, 9, 3, 1। हमने लिख दिया कि 144 का मतलब होगा 2 की पावर 4 गुना में 3 का स्क्वायर। ठीक है। अगर एलसीएम निकालना होता तो क्या करते? हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लेते। बट एचसीएफ का रूल ये कहता है कि ओनली कॉमन को ही लिया जाएगा, जो कॉमन नहीं वो एचसीएफ का भाग नहीं। पर कॉमन में भी लोएस्ट पावर को, सबसे छोटी पावर को, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, किस पावर को लेंगे? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 1 लिया जाएगा कॉमन, 3 सबसे छोटी पावर। क्या 5 को लिया जाएगा? हम कहेंगे 16 गुना में 3, 48 कौन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर सकती है। इससे छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा आप कोई नंबर नहीं ढूंढ पाओगे जो इन तीनों को डिवाइड करने की औकात रखता। क्या ये शब्द क्लियर हैं? पर हम जिस मेथड को यूज करेंगे वो सिंपली वैसी ही मेथड होगी जैसे एलसीएम में ली थी। 192, 240, 144, तीनों को डिवाइड करेंगे, जो नंबर तीनों को डिवाइड कर लेगा उसे स्टार लगाएंगे। 2 से डिवाइड किया 96, 120, 72, स्टार लगाएंगे। 48, 60, 36, स्टार लगाएंगे। 24, 30, 18, स्टार लगाएंगे। 12, 15, 9, स्टार लगाएंगे। 6, 15, 9, 3, 15, 9, 3 से डिवाइड किया, किसी एक में 1 आया तो फिर आगे सॉल्व करना छोड़ देंगे, क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसे स्टार लगाया जा सके। केवल स्टार लगे हुए नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये कौन है जिन्हें स्टार लगाया है? जो सबको डिवाइड कर रहे थे। तो 2, 4, 8, 16 गुना में 3, 48, हम कहेंगे कि एचसीएफ होगा। सेकंड मेथड में हम केवल कॉमन सबको डिवाइड करने वालों को ही आइडेंटिफाई करके निशान लगा देते हैं। किसी एक में भी 1 आ जाए बंद कर देंगे सॉल्व करना, क्योंकि आगे अब ऐसा कोई नंबर आएगा नहीं जो सबको डिवाइड करने वाला माना जाएगा। तो दोनों तरीके पता होने चाहिए। पहले तरीके के अकॉर्डिंग केवल कॉमन को लिया जाएगा और कॉमन में भी सबसे छोटी पावर को, और दूसरे में तो केवल और केवल स्टार वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। बना लिया है?
बताएं HCF इन चारों नंबरों का क्या होगा? 792, 572, 352, 120, 576, 2 की पावर 2, 3, 5, 7, 2 की पावर 3, 3 स्क्वायर, 5, 11, 2 की पावर 4, 3, 7, 11। हाँ 216 है। ए स्क्वायर बी सी क्यूब ए क्यूब बी इंटू सी ए स्क्वायर बी की पावर 4 डी। हर जगह आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ HCF क्या होगा, HCF का मान। हम्म 220। जल्दी से ज्यादा जरूरी है सही आंसर। हमेशा जब भी HCF निकालना हो दिमाग में रखेंगे कॉमन नंबर जो होंगे केवल वही लिए जाएंगे। आखिरी वाले का आंसर क्या है? ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। आइए पहले में क्या आ रहा है 44,
792, 572, 352। सबसे पहले 2 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 396, 286, 176, 148, 143, 88। अब 2 से डिवाइड करते चलिए जब तक। 198, 2 से डिवाइड करते चलेंगे। 99, ये डिवाइड नहीं हुआ। 44, फिर अभी 2 से करते चलिए। अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। हम गरीब लोगों के अनुसार भी सोचते हैं। अगर आपको यहां दिख गया था कि अब 11 से ही हो सकता है तो अच्छी है ये बात, कोई बुरी चीज नहीं। किसी एक में भी 1 आया मतलब सॉल्व करने की जरूरत, तीनों को डिवाइड किया था, आंसर आ जाएगा 44। दूसरे में सवाल में क्या आया? 120, 576, 216। क्या आंसर आया? 72। 72 आ रहा है। 24, 2 से डिवाइड किया 60288, 108। 2 से डिवाइड किया 30, 144, 54। 2 से डिवाइड किया 15, 72, 27। 2 से डिवाइड किया 15, 36, 27, 15, 18, 27, 15, 9, 27, 5, 3, 9, 5, 1, 3। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर आएगा 2 गुना 2 गुना 4 गुना 2, 8 गुना 3, 24। इस सवाल में तो बहुत सिंपल है। 2 की पावर कॉमन कौन सी लेंगे हम? 2, सबसे छोटी पावर। 3 में 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन, 11 कॉमन, तो आंसर आएगा ओनली 12। यहां पर ए स्क्वायर, बी, सी कॉमन, डी कॉमन, तो केवल ए स्क्वायर बी, केवल कॉमन को ही लिया जाएगा। तो हमने सीखा कि एचसीएफ किसे कहते हैं। हमने ये भी जाना कि एचसीएफ निकालते कैसे। टाइटल डालिए एप्लीकेशन। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया। जहां आप डिवाइड करवाते हैं ना, हाँ, जो माइनस करना पड़ेगा तीनों नंबरों का या 2 नंबरों का, फिर एचसीएफ वो भी निकालते हैं। नहीं, इसमें तीसरा भी तो लेना पड़ेगा ना, 352, 792, तब जाकर आएगा। हाँ, 3 डिफरेंस निकालने, बट वो माइनस करो फिर एचसीएफ निकालो, टाइम लग जाता है। तो ज्यादा आसान क्या है कि आप डायरेक्ट नंबर ले लीजिए। लिखिएगा एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। रियल लाइफ में इसकी जरूरत कहां पड़ती है? तो लिखेंगे एप्लीकेशन में, इट इज यूज फॉर कॉमन मेजरमेंट। इसका उपयोग उभयनिष्ठ मापन के लिए किया जाता है। इट इज यूज फॉर कॉमन मेजरमेंट, अंडरलाइन द वर्ड उभयनिष्ठ मापन। कॉमन मेजरमेंट, कॉमन मेजरमेंट मतलब जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनर हमसे कहें कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कमरा है और इस कमरे में हमें स्क्वायर शेप का टाइल्स लगाना है, बड़े से बड़ा। तो ऐसा कोई स्क्वायर शेप टाइल्स आपको निकालना पड़ेगा।
जो उसकी चौड़ाई को भी प्रॉपर डिवाइड करेगा और जो उसकी लंबाई को भी प्रॉपर डिवाइड करेगा, और लंबाई और चौड़ाई को प्रॉपर डिवाइड करने वाला नंबर इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। क्योंकि आपसे बड़ा साइज पूछा इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब किसी भी कमरे में हमसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट साइज का टाइल्स बताइए, तो वो टाइल्स कोई और नहीं, केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ होगा। एग्जामिनर ने हमसे कहा कि हमारे पास 3 लोहे की रॉड हैं, 3 आयरन रॉड हैं, एक की लंबाई है 1042 सेंटीमीटर की, एक की लंबाई है 1480 सेंटीमीटर की, और एक रॉड की लंबाई है 2120 सेंटीमीटर की। कोई एग्जामिनर इसको कॉमन बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहता है, इस तरीके से कि इस लंबाई को जिस टुकड़ों में कट किया जाएगा कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाना चाहिए, उसी साइज में यह भी कट होना चाहिए और कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाना चाहिए। मतलब ऐसी कोई लंबाई होगी जो इसे भी और इसे भी डिवाइड करती होगी, मतलब इन तीनों लंबाई का वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एग्जामिनर आपसे कहे कि हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के लिक्विड है, एक कंटेनर में पेट्रोल भरा हुआ है, एक कंटेनर में डीजल भरा हुआ है, और एक कंटेनर में मोबिल ऑयल भरा हुआ है या केरोसिन भरा हुआ है। हमें इसे इक्वल साइज की बोतलों में भर लेना है ताकि सभी इक्वल साइज की बोतल बन जाए और कोई भी लिक्विड मिक्स करना न पड़े। ऐसा कोई साइज आपके दिमाग में आना चाहिए जो इन तीनों वॉल्यूम को डिवाइड करने की काबिलियत रखता होगा, मतलब वो इन तीनों का कॉमन मेजरमेंट होगा, वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा। जहां भी आपकी लाइफ में कॉमन मेजरमेंट ऐसा लगे कि कॉमनली मेजर करके बताना है कि क्या होगा, आपको याद आना चाहिए कि केवल एक ही व्यक्ति है जो कॉमन मेजरमेंट बता सकता है और वो है एचसीएफ। एग्जाम्पल लिखना, इसका उपयोग उभयनिष्ठ मापन के लिए किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू डिटरमाइन द स्क्वायर शेप, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ स्क्वायर शेप टाइल्स, वर्गाकार आकार के टाइल्स का माप ज्ञात करने के लिए, वर्गाकार आकार के टाइल्स का माप ज्ञात करने के लिए, टू डिटरमाइन द स्क्वायर शेप टाइल्स, वर्गाकार आकार के टाइल्स का माप ज्ञात करने के लिए। सेकंड, टू कटिंग द डिफरेंट लेंथ ऑफ रॉड इन इक्वल साइज, अलग अलग लंबाई की छड़ों को, टू कटिंग द डिफरेंट लेंथ ऑफ रॉड इन इक्वल साइज, अलग अलग लंबाई की छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए, अलग अलग लंबाई की छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए, टू कटिंग द डिफरेंट लेंथ ऑफ रॉड इन इक्वल साइज पार्ट, इक्वल साइज पीसेस। थर्ड, अलग अलग आयतन के द्रवों को, अलग अलग आयतन के द्रवों को, to convert the different volumes liquid, to convert the different volume liquid into equal size bottles, अलग अलग आयतन के द्रवों को समान आयतन के बोतलों में भरने के लिए, समान आयतन के बोतलों में भरने के लिए, to convert the different volume of liquid into equal volume of bottles। तो जहां भी आपको लगेगा कि हाँ हमें कॉमन, अब मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं, हो सकता है कोई नया सवाल बना दे एग्जामिनर, तुम्हें याद आना चाहिए लेकिन कि अगर वहां मेजरमेंट कई चीजों का एक साथ करना है,
मतलब उसका केवल एक ही व्यक्ति आंसर देगा, वो है HCF। तो इवेंट्स टुगेदर में जरूरत पड़ती है एलसीएम की और कॉमन मेजरमेंट में जरूरत पड़ती है। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं एलसीएम एंड HCF का। एलसीएम सबसे छोटा नंबर है, HCF सबसे हाईएस्ट है, बट एलसीएम वो मल्टीपल है, वो गुणनफल है, और ये फैक्टर मतलब गुणन खंड है। एलसीएम का यूज इवेंट्स टुगेदर में होता है, इसका यूज कॉमन मेजरमेंट में होता है। एलसीएम नंबरों से डिवाइड होता है, HCF नंबरों को डिवाइड करता है। तो भले ही आपने, मैंने कहा था कि 1 घंटे पहले कि आपने एलसीएम HCF पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको फील होगा कि आज ही एलसीएम HCF सही ढंग से पढ़ा है। ये है बेसिक कंसेप्ट, मूलभूत संकल्पना। तो इससे जुड़े हुए सवालों को हम अभी शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी चैप्टर का ये बेसिक कई लोगों को नहीं पता होता है। तो कल हम इसमें कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से, कि भाई पहला कंसेप्ट, पहले टाइप के सवाल। बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए शीट सॉल्व करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम की शीट आप थोड़ा लास्ट में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसका कारण है क्योंकि बहुत मिक्स्ड सवाल है। पर एलसीएम में जैसे एलसीएम के ही सवाल होंगे, परसेंटेज में परसेंटेज के ही सवाल होंगे, और फिर जब हम कहेंगे कि जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हुआ, उस समय आप नंबर सिस्टम की पूरी शीट लगा सकते हैं। कॉमन मेजरमेंट, उभयनिष्ठ मापन, घटनाओं का एक साथ होना, गुणनफल, गुणनखंड, इस तरीके। ठीक है, तो रिवीजन करते चलिएगा। शीट कल ले लेंगे हम, किसका? हाँ, काउंटिंग, वही कल शीट ले लेंगे हम, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की। नहीं, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे। Unacademy. Let's crack it.